साथियों नमस्कार। आज का डेप्थ सॉल्यूशन पार्ट 14, लोन डिफॉल्टर को क्यों हुई सजा। ये एक वीडियो नहीं है, ये एक संदेश है आपके लिए। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और एक एक शब्द समझने की कोशिश करना। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। वो ये है कि इस वीडियो का मकसद कतई ये नहीं है कि हम माननीय न्यायालय के जजमेंट की समीक्षा कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह वीडियो केवल और केवल एक जन जागरूकता संदेश है जो हर उस व्यक्ति तक जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्ट किया है, लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो आपको सुनना जरूरी है। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं कमेंट्स में जितने भी लोग ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और वो ये है कि मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी, आप शांति से हाथ बांधे यूं बैठे हुए हैं, मैं दूर से आता हूं एक लठ लेकर और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मैं आपके सर पे ये लठ मारने वाला हूं। और ये चेतावनी देने के बावजूद जब आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में लठ है और मैं कोई आपका सगा संबंधी मित्र नाते रिश्तेदार नहीं हूं और आप सिर्फ ये हाथ पे हाथ बांध कर बैठे रहे और मैंने आपके सर पे लठ मार दिया तो क्या होगा? जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और ये भी कहूंगा कि वीडियो देखने के बाद दूसरा कमेंट भी जरूर करना जो आपकी इच्छा हो। साथियों, हमारे एक दो दिन पहले के वीडियो पे हमारे एक दर्शक साथी ने यह लिखा कि सर आप कहते हैं कि लोन डिफॉल्ट के मामले में जेल नहीं होती है, लो ये केस नंबर यहां जेल हो गई, अब क्या कहना है आप कहो। मैंने पहले उनके दिए हुए केस नंबर से उस केस को सर्च किया, उस केस का ट्रांसलेशन किया क्योंकि वह क्षेत्रीय भाषा थी, उस ट्रांसलेशन को पढ़ा और अब मैं आपके सामने मुद्दे की बात करने जा रहा हूं। तमाम साथियों से निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से कोई व्यक्ति यदि लोन की ईएमआई पे नहीं करता है तो ईसीएस बाउंस होता है, एनएसीएच ऑटो डेबिट बाउंस होता है और उसके खिलाफ सेक्शन 25 का केस फाइल होता है। सेक्शन 25 के मैटर में हमने कई वीडियो बनाए, लेकिन यह वीडियो आपके लिए सुनना इसीलिए जरूरी है कि महज एक साल के अंदर सिर्फ 7 पेशियां हुई, गिनती की 7 हियरिंग डेट हुई और क्यों एक्यूज्ड को सजा हो गई। साथियों, कंपनी ने केस किया अहमदाबाद में सेक्शन 25 के अंतर्गत खुद के ऑफिस को अहमदाबाद में बताते हुए कंप्लेंट में बताया गया कि एक्यूज्ड ने 1 लाख रुपए का लोन लिया। लोन का एग्रीमेंट हुआ, लोन अकाउंट नंबर जारी हुआ और हर महीने उसने विश्वास दिलाया था कि हर महीने मैं निश्चित राशि अपने खाते में बैलेंस रखूंगा और कंपनी ने उसका ईसीएस बाउंस किया 1,40,000 रुपए का। ऊपर का अमाउंट भी है, मैं राउंड फिगर ले रहा हूं, 1,40,000 रुपए का ईसीएस बाउंस होने पर एनबीएफसी के एडवोकेट द्वारा नोटिस भेजा गया। कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक चीज लिखी है कि कंपनी को राशि न चुकाने के बारे में एक्यूज्ड ने कोई जानकारी नहीं दी।
कहीं ना कहीं संदेश है ये प्रायर नोटिस का। अब होता क्या है कि जब भी कोई केस फाइल होता है, सेक्शन 25 का नोटिस आ गया, 15 दिन में आपने पेमेंट नहीं किया, उसके 30 दिन के भीतर कोर्ट में केस फाइल होता है, कोर्ट उस केस पर कॉग्निजेंस लेता है और जारी करता है एक प्रोसेस समन। 2 डेट चली, पार्टी कोर्ट में एपियर हुई और अपनी बेल करवाई। उसके बाद मात्र 7 हियरिंग हुई, सिर्फ 7 हियरिंग। और उस 7 हियरिंग में, उस 7 हियरिंग के बाद जो जजमेंट हुआ, उस जजमेंट में एक बहुत बड़ी बात लिखी गई कि शिकायतकर्ता ने दलील पेश की, आरोपी का अधिकार समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। बाउंसिंग का जो रीजन था वह केवाईसी डॉक्यूमेंट के अपडेट न होने के कारण ईसीएस का बाउंस होना था। कंपनी द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया, नोटिस भेजा गया, कुछ डॉक्यूमेंट लगाए गए, कोर्ट प्रोसेस को फॉलो किया गया। जिम्मेदारी आरोपी की थी कि वह इस केस में अपना पक्ष साबित करेगा और कोर्ट मानेगा जब तक गलत साबित नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने आप पर कोई आरोप लगाया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस आरोप का खंडन करें, उस आरोप के खंडन संबंधित दस्तावेज पेश करें। कोर्ट ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट का हवाला देते हुए एक्यूज्ड को सजा दी। अब इस मामले के अंदर आरोपी ने अपना कोई बचाव ही नहीं किया, किसी भी दस्तावेज को चैलेंज नहीं किया और आरोपी की गैर मौजूदगी में न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कानून का हवाला देते हुए। यानी कि कंपनी के द्वारा केस फाइल करने के बाद फर्स्ट हियरिंग से जजमेंट की जो लास्ट जजमेंट में 2-4 तारीखें चली, लेकिन देखा जाए तो 7 हियरिंग डेट में यह जजमेंट हो गया और व्यक्ति को सजा हो गई। अब सोचने की बात है कि यह क्यों हुआ? क्या इसमें वकील साहब की गलती है? क्या इसमें एनबीएफसी कंपनी बड़ी कंपनी है इसीलिए कोर्ट ने उसके पक्ष में निर्णय कर दिया, या इसमें आरोपी की गलती है? इस चीज को समझना आवश्यक है। साथियों, फिर वही बात, आप हाथ बांधे बैठे हैं और मैं लठ लेकर आया और मैं आप पे वार कर रहा हूं। आपके पास भी पत्थर पड़ा है, आपके पास भी भागने का मौका है, आपके पास भी लड़ने का अधिकार है, आपके पास भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। उसी तरह भारत में प्रत्येक आरोपी को, भारतवर्ष के कानून में प्रत्येक आरोपी को अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। इन महाशय ने अपनी जमानत तो करवा ली, जमानत करवाने के बाद और लोन डिफॉल्ट होने से पहले या उसके बाद श्रीमान ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि वह न्यायालय के सामने अपने पक्ष को मजबूती से रख पाए। जजमेंट को देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि जो आरोपी है उसने आरोप से अन्वीक्षा चाही, आरोप को गलत बताया, लेकिन उस आरोप को गलत बताने के लिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वह कहीं नजर नहीं आया, कहीं साक्ष्य प्रतिरक्षा नजर नहीं आई, कहीं बचाव की दलील नजर नहीं आई। कहीं बस गलती तो यही हो जाती है कि किसी केस में आपके खिलाफ समन जारी हो गया, बेलेबल वारंट जारी हो गया, अरेस्ट वारंट जारी हो गया और आप कोर्ट में एपियर हो गए। कोर्ट में जब तक आप एपियर नहीं है तब तक आपके खिलाफ कोई भी जजमेंट नहीं होता है, लेकिन आपने कोर्ट में एपियर होने के बाद जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है
आपने उसको निभाया ही नहीं, आपने उसको निभाया ही नहीं, तो यह वकील साहब की गलती नहीं, क्योंकि वकील महाभारत में कर्ण के बाद दूसरा व्यक्ति है जो ये जानते हुए कि आप गलत हो, आखिरी दम तक आपके लिए लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है। अब यहां पर होना क्या था, अगर मैं इसको आपको तरीके से बताऊं तो इस बात को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब व्यक्ति ने लोन लिया, वह लोन नहीं भर पा रहा था, लोन उसका डिफॉल्ट हो रहा था, तो उसको प्रायर नोटिस देना था, जरिए डाक देना था, खुद के नाम से देना था। प्रायर नोटिस, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट बतौर सबूत वह कोर्ट में प्रतिरक्षा के लिए पेश कर सकता था। जब उसको सेक्शन 25 का नोटिस आया, तब वह इस सेक्शन 25 का कानूनी आधारों पर जवाब दे सकता था कि 1 लाख रुपए लोन पे मेरी किस्त जो है वो मात्र 4-5 हजार रुपए की है, आपने 1,40,000 रुपए का अनाधिकृत स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाया है। यानी कि पिटीशन में ये बताया गया है, उसके आधार पर आप ये चीज को बता सकते थे कि जब मैं महीने की 4,000 रुपए ईएमआई नहीं भर सकता हूं, तो मेरे द्वारा किस आधार पर 1,40,000 का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया। इसके बाद यहीं पर पार्टी ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट की मांग भेज सकती थी सेक्शन 25 के नोटिस के साथ। और इसके बाद जब कोर्ट में यह बात आई कि व्यक्ति ने अपनी जमानत करवा ली, तो उसमें होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे जो साथी जुड़े हैं, उन्होंने इस क्रॉस एग्जामिनेशन को देखा होगा, जो करीब 2.5 घंटे चला था, करीब 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे के अंदर हमने एक सेक्शन 25 के केस में या 138 के केस में किस तरीके से एक एक्यूज्ड अपना बचाव कर सकता है, वह जानकारी हमने दी थी। इसके बाद इस मैटर में व्यक्ति कम से कम 2-3 प्रकार की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव ऑन कर सकता था, जिसमें वह दस्तावेजी साक्ष्य तलब करा सकता था, वह साक्ष्य विधि के अंतर्गत भी, वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी एप्लीकेशन पेश कर सकता था। लेकिन ऐसी बचाव की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद यदि व्यक्ति चाहता तो साक्ष्य प्रतिरक्षा में बतौर गवाह वह खुद उतर सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। अचरज की बात सुनने मिलेगी आपको, अचरज की बात कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी, भेजे गए नोटिस की कॉपी का हवाला दिया हुआ है, लेकिन जिस एग्रीमेंट के बेस पर लोन देना बताया गया, उस एग्रीमेंट को मैंने रिकॉर्ड में नहीं देखा। इतनी सी बात कर रहा हूं मैंने रिकॉर्ड में नहीं देखा। और जो साथी जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारे YouTube वीडियो देखते हैं, उनको मैं कई बार बता चुका हूं कि एक लोन डिफॉल्ट के मैटर में कौन कौन से दस्तावेज आपको लेने का अधिकार है, आपको लेने का अधिकार है, और किन किन डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट में तलब कर सकते हो। मात्र प्रायर नोटिस में लिखा एक जजमेंट, सेक्शन 25 का दिया गया नोटिस आपको इन कानूनी कार्रवाइयों से बाहर निकाल सकता है। और एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, बहुत बड़ी बात, इस बात को सुनने की आवश्यकता है कि यदि आपका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है और आपने कोर्ट में डॉक्यूमेंट के लिए कोई एक एप्लीकेशन लगाई और उस एप्लीकेशन को माननीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, तो ये मान के चलो कई एनबीएफसी कंपनियां चाहे गए डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं कर सकती है और केस इसी स्टेज पर रुक जाता है। मान लीजिए कोर्ट ने ये माना कि आपने इस केस को लिंगर ऑन करने के लिए एप्लीकेशन पेश की है, इसलिए आपके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। उस कंडीशन में आप ऊपर की कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं
और रिवीजन चलेगा, कोर्ट का प्रोसेस वहीं स्टॉप होगा, वहीं स्टॉप होगा। आपके पास पर्याप्त मौके होते हैं अपने बचाव को देखने के लिए, लेकिन यहां देखा गया कि कंपनी ने जो केस फाइल किया उसमें जिन दस्तावेजों की निहायत आवश्यकता होती है वो दस्तावेज पेश नहीं किए। लेकिन यह साबित किसको करना है? यह साबित करना है आरोपी को। यह साबित करना है कि लोन देना साबित ही नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, क्योंकि आरोपी का अधिकार समाप्त कर दिया गया, क्योंकि आरोपी ने जमानत करने के बाद यह सोच लिया कि अब तो मेरे वकील साहब देखते रहेंगे, और उन्होंने या तो वकील साहब से संपर्क ही नहीं किया या फिर उन्होंने वकील साहब को फीस देना ही बंद कर दिया। यानी कि एकमात्र जमानत करा के अपनी औपचारिकता समाप्त कर दी, जिसका यह परिणाम है। सिर्फ 7 डेज, 7 हियरिंग डेट्स, सिर्फ 7 हियरिंग डेट्स। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी कोर्ट में कितनी हियरिंग डेट्स होती है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले केस फाइल हुआ, पहली डेट। दूसरी डेट कॉग्निजेंस हुआ। तीसरी डेट अब समन पे मान लो आप अपियर नहीं हुए। चौथी बेलेबल वारंट पे आप अपियर नहीं हुए। पांचवी अरेस्ट वारंट पे आप अपियर हो गए मान लो। छठे में आपने बेल करा ली। बेल कराते यहां पे आपको चार्ज सुनाया जाता है। फिर यहां पर कंपनी अपना एफिडेविट पेश करती है। फिर यहां पर कंपनी अपने एफिडेविट पे डॉक्यूमेंट मार्क करती है। डॉक्यूमेंट मार्क करने के बाद यहां आता है क्रॉस एग्जामिनेशन का मैटर। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके एडवोकेट साहब 2 या 3 अवसर तो ले ही लेते हैं, क्योंकि वहां के वकील साहब उनके मिलने वाले होते हैं। और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आती है, और एक अच्छा वकील जो इन चीजों की जानकार रखता है ना, वह लगातार 3-4 डेट पे ये मान के चलो कि क्रॉस एग्जामिनेशन को खींच लेता है। और यहां पर यदि कोई इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर ली तो उस एप्लीकेशन पे सामने वाले पक्ष को जवाब देना, उस एप्लीकेशन पे बहस, उस पे ऑर्डर। और इसी बीच किसी हियरिंग पे जज साहब नहीं है, किसी हियरिंग पे वकील साहब की तबीयत खराब है, किसी हियरिंग पे स्ट्राइक हो गई, किसी हियरिंग पे अचानक अवकाश आ गया। इस तरीके से हियरिंग बढ़ती रहती है। और मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो भी गया, वैसे कोई एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हुई, यहाँ पे यदि आप रिवीजन में चले गए तो यहाँ पे और डेट बढ़ती है। अब इसके बाद अगली पेशी में आपके आगे बयान मुलजिम, जहां आपका पक्ष लिया जाएगा। उसके बाद यदि आप साक्ष्य प्रतिरक्षा करना चाहोगे, आप अपनी चीफ कराओगे, अपने बयान कराओगे। उसके बाद ये फाइनल आर्ग्यूमेंट में जाएगा। फाइनल आर्ग्यूमेंट में 2 से 3 अवसर वकील साहब ले लेते हैं। उसके बाद जजमेंट की डेट आती है, और कोर्ट भी जजमेंट पे 3-4 तारीखें ले लेती है। अगर आपने देखा तो मैंने 32 हियरिंग बताई, इस केसेस की 32 हियरिंग को हम अगर न्यूनतम भी 2 महीने का माने तो 64 मंथ, यानी कि 5 साल। और लगातार इन 5 साल केस चलने के बाद भी मान लीजिए कोर्ट आपको गिल्टी मानती है और आपको सजा देती है, तो यहां पर कोई आपको सीधे जेल नहीं भेजा जाता है। यहां पर मिलता है आपको अपील का अवसर, यानी कि आपकी 30 दिन सजा सस्पेंड रहती है, और उसके बाद आप अपील पेश कर सकते हो। और यह अपील चलती है ऊपर के सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में। इस तरह यह प्रक्रिया पूरी चलती है। लेकिन बात यही थी, कंपनी ने केस फाइल किया, आप कोर्ट में पेश हो गए, आपने अपने बचाव में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई, तो सजा होना स्वाभाविक है। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि प्रतिरक्षा का अधिकार आपका है, तो आपको उस अधिकार को जानना पड़ेगा और अपना बचाव करना पड़ेगा। पहले भी एक मैटर में इसी तरह की मैंने आपको जानकारी दी है, ठीक है ना। यह चीज विशेष रूप से ध्यान रखिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज होती है लोन को साबित करना। यदि आप कंपनी से तमाम डॉक्यूमेंट की डिमांड कर लो, मजाल है,
कंपनी सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर पाए, वो कहेगी रिलेवेंट नहीं है। अरे भाई क्यों रिलेवेंट नहीं है? रिलेवेंट है या नहीं है वो तो हम जब क्रॉस करेंगे तब साबित करेंगे ना। तब हम साबित करेंगे कि 1 लाख का 1,40,000 क्या एनपीसीआई ने परमिशन ग्रांट कर रखी है, क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अलग से दिए हैं। बहुत सी बातें होती है, बहुत सी बातें। लेकिन जिन साथियों ने एडवोकेट नरेंद्र जोशी के उस लाइव को अटेंड किया, मेंबरशिप लाइव को, जहां हमने क्रॉस एग्जामिनेशन बताया था कि किस तरह क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जहां एनबीएफसी की ओर से पैरवी की थी आशु अग्रवाल ने, और लोन डिफॉल्टर के रूप में एडवोकेट नरेंद्र जोशी के रूप में मैंने अपनी भूमिका निभाई थी। ये चीज ध्यान रखें। तो साथियों एक बात ध्यान रखना, लोन के मैटर में सजा नहीं होती है, लेकिन लोन के मैटर में जो केस फाइल होते हैं ना, वहां यदि आपने अपनी आंखों पे चश्मा चढ़ा के रख लिया है, यदि आप अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ तो प्रायर नोटिस भी भेजना है, ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन भी भेजना है। इसके बाद आपको जितने भी नोटिस आए उन नोटिसों का आपको जवाब देना है। कोई रिकवरी एजेंट बदतमीजी गुंडागर्दी करता है तो उसकी कंप्लेंट भी फाइल करनी है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्रॉस एग्जामिनेशन का हिस्सा है, क्रॉस एग्जामिनेशन का हिस्सा है। तो साथियों आप बताइए, अगर इस मैटर में यदि किसी व्यक्ति को सजा हुई है तो क्या वो एक लोन डिफॉल्टर को हुई है? मेरा सवाल है, जो अंत तक ये वीडियो देख रहा है वो इसका कमेंट्स में लिखेगा। सवाल मेरा ये है, इसका जवाब मुझे चाहिए। इस मैटर में, इस प्रकरण में सजा किसको हुई? इस प्रकरण में सजा किसको हुई? पहला, लोन डिफॉल्टर। दूसरा, लापरवाह इंसान। लापरवाह इंसान। लेकिन जब जवाब दे तो पूरा लिखना, इस प्रकरण में सजा एक लापरवाह इंसान को हुई, इस प्रकरण में सजा लोन डिफॉल्टर को हुई। क्योंकि सिर्फ लापरवाह इंसान लिखोगे तो लोग समझेंगे कि जिसने वीडियो बनाया है आप उसको लापरवाह इंसान कह रहे हो, उसको लापरवाह इंसान कह रहे हो। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो जाए तो कोई अपराधी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। लेकिन अपनी प्रतिरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, स्वयं करनी पड़ेगी। याद रखिए, महाभारत में भी जब तीर निकाल के चलाए जाते थे ना, तो कहा जाता था सावधान वत्स, सावधान, ताकि सामने वाला भी अपना बचाव कर पाए। और यहां पर भी कोर्ट आपको पर्याप्त मौके देती है, पर्याप्त मौके देती है। लेकिन उन मौकों को यदि आप नागवार करते हो, आप यदि अपनी विधिक प्रतिरक्षा नहीं करते हो, तो गलती आपकी है। लोन डिफॉल्टर के लिए बने हुए डेब्ट सॉल्यूशन पार्ट 14 के बारे में क्या कमेंट है आपके? इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई लोन डिफॉल्टर इस प्रकार की गलती न करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।